घर में शेर बाहर ढेर, क्या ये कहावत अभी मुंबई इंडियंस के लिए लागू हो रही है पहले 4 मैच में आईपीएल के? देखिए, काफी दिनों से वन साइड मैचेस हम देख रहे थे आईपीएल में। आज थोड़ा सा मजा आया, आखिरी ओवर तक गया मैच और वहां लग रहा था जब आवेश खान की पहली डिलीवरी पे हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया कवर के ऊपर से, तो ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, आखिरी बॉल तक जा सकता है मैच। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स हेल्ड देयर नर्व दोस्तों, जीत लिया है मैच। ये 12 रन से जीत गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ये मैच। और थोड़ी सी आप कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबिलिटी है शुरू के फेज में सीजन के, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरीके से टीम्स के कॉम्बिनेशंस हम देख रहे थे, जो हमें लग रहा था कि टीम्स किस तरीके से उतरेंगी फील्ड पे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप कहेंगे ऑन पेपर भले ही बुमराह नहीं है मुंबई इंडियंस के पास, बट दे आर बेटर देन मोस्ट ऑफ द टीम्स अगर पाउंड फॉर पाउंड आप कंपेयर करेंगे एक एक प्लेयर को। लेकिन एज थिंग स्टैंड, T20 क्रिकेट और क्रिकेट एज अ स्पोर्ट बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। सनराइजर्स हैदराबाद अभी लास्ट स्पॉट पे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स भी एकदम नीचे हैं, बॉटम 3 में है, और मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। सिर्फ नेट रन रेट अच्छा है पॉजिटिव में मुंबई इंडियंस का, इसलिए थोड़ा सा बचे हुए हैं। नहीं तो 4 मैच में सिर्फ एक जीत दर्ज की उन्होंने, 2 पॉइंट है उनके पास। काफी स्लो स्टार्ट इस सीजन का फिर से, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो हमने मुंबई इंडियंस को कई बार करते देखा है। मुंबई इंडियंस जनरली स्लो ही स्टार्ट करते हैं सीजन को, बट एज द सीजन प्रोग्रेसेस वो सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं और होम में फिर एक फोर्स बन जाते हैं वो, एंड देन दे आर वेरी डिफिकल्ट टू बीट जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होता है। आज के मैच की बात करें दोस्तों, तो अगेन एक टिपिकल एकाना पिच आप कह सकते हैं। टिपिकल तो नहीं बोलूंगा मैं, बट स्टिल बेटर देन जो हमने देखे हैं पिचेस। अभी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस की बातें हो रही थी शुरू के फेज में टूर्नामेंट के, लेकिन सारी बातें अभी बंद हो गई हैं पिछले कुछ समय से। 200 वाले मैचेस, 180 190 वाले मैचेस हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो लोग आई होप नाउ कि हैप्पी होंगे। और बहुत जो एक नैरेटिव बन गया था कि यार 250 230 240 ये सब मैचेस खेले जा रहे हैं, तो इस चीज का आपको अभी जवाब मिल रहा है कि नहीं, बैलेंस्ड मैचेस हो रहे हैं। जो अच्छी बॉलिंग करेगा, बैटिंग में बेसिक्स अच्छे से फॉलो करेगा, उस टीम को जीत मिलेगी मोर ऑफन देन नॉट। तो फिर से मिचेल मार्श ने एक बहुत ही शानदार पारी खेली। माफी मांगना चाहूंगा दोस्तों मिचेल मार्श से। मैं उनको ये समझ रहा था कि काफी इनकंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं। मैंने पर्सनली इतना कंसिस्टेंटली उनको काफी लंबे अरसे से खेलते देखा नहीं है। चौथे मैच में तीसरी 50 उन्होंने लगा दी आज एलएसजी के लिए। फिर से एक बहुत अच्छी शुरुआत दी उन्होंने, और पावर प्ले में मोस्टली उन्होंने ही दारोमदार लिया रन्स बनाने का, तो एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। तो मिचेल मार्श अपॉलोजी फॉर्म जहां पे भी हो, उसका लिंक मुझे दे दीजिएगा, चैट भर देंगे उसको। और बहुत अच्छा यहाँ पर एक मूव साबित हो रहा है मिचेल मार्श को खिलाने का टॉप ऑफ द ऑर्डर। सेम बात शायद हम एडन मार्करम के लिए ना कह पाए, बिकॉज 53 रन उन्होंने बनाए जरूर, लेकिन एक्सेलरेट बहुत मतलब कर नहीं पाते एडन मार्करम, जहां हमें चाहिए ना कि वो एक अच्छी पारी खेले। बट हाँ, आज ये भी है कि पिच में थोड़ी सी हरकत थी, तो एक बंदे को चाहिए था कि वो एंड होल्ड करके रखे। और एडन मार्करम को ना ज्यादा स्ट्राइक भी नहीं मिली। मुझे याद है 15 ओवर हो गए थे, 15-16 ओवर हो गए थे इनिंग के, 4-5 ओवर ही बचे थे, तब तक एडन मार्करम ने सिर्फ 25-30 गेंद नहीं खेली थी। तो आज ज्यादा स्ट्राइक भी नहीं मिली है एडन मार्करम को। तो अच्छी शुरुआत दी मिचेल मार्श ने। उसके बाद मार्करम ने एक एंड होल्ड करके रखा, 38 बॉल पे 53 बनाए, बट आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से धीरे ही माने जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली जब हमने देखा कि स्कोर 200 के पास पहुंच गया था, तो आप कह सकते हैं कि सही उन्होंने सपोर्ट दे दिया आयुष बदोनी और डेविड मिलर को। जिस तरीके से आयुष बदोनी ने 19 पे 30 मारे, डेविड मिलर ने 14 पे 27 मारे, अच्छा उन्होंने फिनिश किया। स्लो पिच था कंपेयर टू अदर पिचेस जो हमने देखे हैं। जहीर खान काफी ज्यादा नाराज हुए थे जब पंजाब से मैच हुआ था लखनऊ को। उन्होंने ये कह दिया था कि ऐसा लगा क्यूरेटर ने पंजाब के फेवर में बना दी है ये विकेट, तो उस पर काम किया गया है। थोड़ी सी स्टिक हो रही थी बॉल, तो आप देखेंगे कि काफी स्लोअर बॉल्स का इस्तेमाल किया आज मुंबई इंडियंस ने। हार्दिक पांड्या ने एक फाइफर लिया जिसमें कई सारी उन्होंने स्लो बाउंसर्स फेंकी। आईपीएल के इतिहास में पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने एक 5 विकेट हॉल लिया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हार्दिक पांड्या, एक नया फीट उन्होंने अचीव किया है। आज मैं कहूंगा मैं डिसअपॉइंटेड था मिचेल सैंटनर की गेंदबाजी से। फॉर सम स्ट्रेंज रीजन सैंटनर बहुत ज्यादा फ्लैट फेंक रहे थे, तेज फेंक रहे थे, और एक एक्सपीरियंस प्लेयर से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सैंटनर की बॉलिंग ने बहुत ज्यादा आज लेट डाउन किया मुंबई को, क्योंकि आज एक स्पिन फ्रेंडली विकेट थी। 4 ओवर में 46 रन दिए उन्होंने, वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे ख्याल से एलएसजी की पारी में। क्योंकि अगर आप विघ्नेश पुतूर की बात करें तो उन्होंने 4 ओवर में 31 रन दिए थे, एक विकेट भी लिया उन्होंने, उनकी बॉलिंग फिर भी ठीक थी। अश्विनी कुमार को आज रन्स पड़े, अच्छा डेब्यू हुआ था उनका केकेआर के अगेंस्ट, लेकिन आज 3 ओवर में 39 रन दिए उन्होंने। दीपक चार को 2 ओवर में 23 रन पड़े। बोल्ट को पहले ओवर में मिचेल मार्च का विकेट मिल सकता था, किसी भी प्लेयर को उस एज की आवाज सुनाई नहीं दी, लिहाजा लिया नहीं रिव्यू मुंबई इंडियंस ने, और बाद में स्क्रीन पे दिखा कि एक इनसाइड एज लगा था। और शायद अगर वो रिव्यू उस टाइम ले लेते तो मार्स 3-4 रन पे आउट हो जाते।
फिर देखते कि किस रुख में जाती एलएसजी की पारी। बोल्ट का ये विकेट नंबर 31 हो जाता फर्स्ट ओवर में आईपीएल में, अगर ये विकेट उनको मिल जाता, लेकिन नहीं मिला उनको ये विकेट। तो लास्ट में भी उनको थोड़ी सी मार पड़ी, 3 ओवर में 28 रन उन्होंने दिए जैसा मैंने कहा। लेकिन जो मेरे हिसाब से मेजर टर्निंग पॉइंट था वो था सेंटनर का 4 ओवर में 46 रन देना। आई थिंक वो एक चीज थी जो मुंबई को बहुत ज्यादा भारी पड़ गई। तो काफी महंगे साबित हुए सेंटनर, जो मेरे ख्याल से बैकफायर किया कहीं ना कहीं मुंबई के लिए। तो ये तो एक समरी हो गई एलएसजी की पारी की, जिस तरीके से चीजें हुई। अब बात करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की। पूरन को एक बहुत अच्छी स्लोअर बाउंसर मिली। हार्दिक पांड्या की एक अच्छा प्लान में चेंज था, आपको याद हो तो 90 ओवर में जब टाइम आउट लिया था। तो उसके बाद रोहित शर्मा आए थे फील्ड पे। बाय द वे रोहित शर्मा आज नहीं थे क्योंकि उनको इंजरी हो गई नी में, तो नी इंजरी के कारण वो टीम से बाहर थे। विल जैक्स खेले आज उनकी जगह ओपनिंग स्लॉट में। तो वो आए और आप देख सकते हैं कि वहां पर उन्होंने एडवाइस किया कि स्लोअर बॉल का इस्तेमाल कीजिए, बॉल फंस रहा है पिच में। तो वहीं पे हार्दिक पांड्या स्लोअर बाउंसर्स का इस्तेमाल करते हैं, पहले निकोलस पूरन को आउट करते हैं और फिर सेम तरीके की गेंद पे, बाउंसर नहीं थी लेकिन थोड़ी सी बॉडी पे थी, बिस्टाइन करते हैं ऋषभ पंत, उसको डैप करना चाह रहे थे, जल्दी खेल दिया, स्लोअर बॉल थी, लीडिंग एज लगा, कॉर्विन बॉश ने कैच ले लिया। अब देखिए बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो जो नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ और जो लोग देख भी रहे हैं काफ़ी समय से, उनको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको किसी भी प्लेयर की ट्रोलिंग नहीं मिलेगी। हाँ, मजाक, हंसी मजाक होगा, लेकिन हम क्रिटिसिज्म करेंगे, ट्रोलिंग नहीं करेंगे। एक रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो किसी को भी स्लैंडर वर्ड्स नहीं बोलेंगे हम, सिर्फ अगर कोई मीम चल रहा है तो उसकी बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और डिसरिस्पेक्टफुल होना हमारे किसी भी प्लेयर के लिए इंटेंशन नहीं है, ये मैं बात डे वन पे क्लियर कर देता हूँ। ऋषभ पंत की मैं बात करना चाह रहा हूँ। आई नो बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आएंगे और डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स आएंगे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उस तरीके की लैंग्वेज यूज़ ना करें। लेकिन हाँ, अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हैं और एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के वो कर रहे हैं, तो बिल्कुल बनता है। क्योंकि ऋषभ पंत का लगातार चौथी इनिंग में दोस्तों फेलियर हो चुका है। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है ऋषभ पंत की? आई फील की एक मेंटेलिटी इशू भी है, स्किल इशू तो देखिए इतने बड़े प्लेयर के लिए बोलना सही नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि रन किस तरीके से बनाया जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत ना मेंटली थोड़ा सा जकड़ गए हैं किसी चीज में। एक तो शायद ओनरशिप का प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि हर ओवर के बाद, हर विकेट के बाद, हर अच्छी परफॉर्मेंस एलएसजी के बॉलर या बैट्समैन करते हैं, या एक छक्का पड़ा तो संजीव गोयनका को दिखा देंगे, विकेट गिरा एलएसजी का तो संजीव गोयनका को दिखा देंगे, अच्छी फील्डिंग हुई तो संजीव गोयनका को दिखा देंगे। तो आई थिंक बहुत ज्यादा वो नैरेटिव ड्राइव हो रहा है कि गोयनका का प्रेशर है एलएसजी पे। हो नहीं हो वो हम नहीं जान पाएंगे। अभी तो देख के लग रहा है कि जिस तरीके से वो हर मैच के बाद बात करते हैं कप्तान से, जब पहला मैच जीती हुई थी एलएसजी एसआरएच से, तो वो जाके ड्रेसिंग रूम में उन्होंने मोटिवेट भी किया था। तो आई थिंक उनका होल्ड बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो कि ये एक उस चीज़ के हिसाब से कर रहे हैं कि जो लास्ट सीजन हुआ था जब उनकी केएल राहुल से वो तनातनी हो गई थी एक मैच के बाद, और एसआरएच ने जब हराया था उस मैच में एलएसजी को, तो विजिबली ही वॉज नॉट हैप्पी। देखिए ओनर का ना नाखुश होना बनता है टीम से, बट आप अप्रिसिएशन पब्लिकली दिखा सकते हैं। क्रिटिसिज्म आई थिंक शुड बी इन प्राइवेट ऑलवेज, चाहे वो आप अपने एम्प्लॉय के लिए कर रहे हों, चाहे वो आप अपनी टीम के लिए कर रहे हों, चाहे वो अपने आप घर में कर रहे हो किसी के साथ। ये मेरा मानना है कि आपको सबके सामने किसी को डांटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर संजीव गोयनका अभी तक ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कुछ इस तरीके की चीज़ करी है जो हम कह सकते हैं अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो सकता है एलएसजी या ऋषभ पंत के लिए पब्लिकली। बट जिस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट है, आई थिंक प्रेशर है ऋषभ पंत पे। आई माइट बी रॉन्ग यहाँ पर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऋषभ पंत ना एक मस्त मलंग टाइप का आदमी है, उसको आपको ज्यादा नहीं डालना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के वेट के अंदर। आप ये नोटिस करो ना कि पहले जब ऋषभ पंत, मतलब पहले क्या अभी भी, जब भी ऋषभ पंत रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेलते हैं तो कितना ज्यादा उनकी आवाज आती है स्टंप माइक पे, कितना ज्यादा उनकी आप सुनते हो आवाजें। मतलब वो हमेशा लाइवली रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते, तो आवाजें ही बंद हो गई। आपने सुनी अभी 4 मैच में ऋषभ पंत की कोई आवाज निकली है मुंह से? दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है। बॉलिंग अटैक, मतलब आज जीती है लखनऊ और अच्छी बॉलिंग की है लखनऊ ने, उनकी बॉलिंग पे भी आऊंगा मैं। लेकिन उनके पास 5 ही ऑप्शन है, आप देखिए, तो छठा ऑप्शन नहीं है, तो दिमाग में टेंशन रहती हो कि कैसे करूं, क्या करूं। उस छठे ऑप्शन की भी मैं बात करूंगा आगे जाके। खुद के रन नहीं आ रहे हैं, अगर हार गए तो क्या ओनर्स कुछ बोलेंगे इस मैच के बाद, क्या वो कॉन्वर्सेशन होगी, शायद ये सब चीज़ें चल रही हैं। आई मे बी रॉन्ग दोस्तों, मैं जैसा कह रहा हूँ, मैं हो सकता है बिल्कुल गलत भी बोल रहा हूँ, बट ये मेरी पर्सनल असेसमेंट है एज अ फैन। जो टीवी पे मैं देख रहा हूँ ना, मैं बस वही देख के बोलता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ फैन हु लाइक्स टू पुट अक्रॉस हिज ओपिनियंस इंटरनेट के माध्यम से। तो
मेरा मानना ये है कि ऋषभ पंत पे जो ये प्रेशर है ना, एक तो प्राइस टैग का प्रेशर, फिर कैप्टनसी का प्रेशर, बीइंग द फेस ऑफ दिस फ्रेंचाइजी, और शायद ओनर्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, विच इज़ लीडिंग हिम टू नॉट बीइंग एबल टू परफॉर्म। फ्री नहीं लग रहे हैं वो मेंटली, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ अ बिट आउट ऑफ सॉर्ट्स अभी। प्लस टेक्निक में थोड़ा सा चेंज आया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं जब शॉट खेलते हैं। शायद जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद से, मतलब थोड़ा सा उनके फ़र्क पड़ा है। आई होप कि वो केस नहीं है एंड ही कैन मेक अ रिटर्न, बिकॉज अगर हमें ऋषभ पंत का बेस्ट वर्जन देखना है इंडिया के लिए, चाहे वो टेस्ट में हो जब भी उनको वाइट बॉल में मौका मिले, चाहे वहां पर हो, आईपीएल में उनका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उनका अच्छा खेलना ज़रूरी है। तो ऐसा अभी मुझे नहीं लगा है कि कोई भी बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुआ है ऋषभ पंत। हाँ, हार्दिक पांड्या ने पेस अच्छा वेरी किया, लेकिन आप पिछले मैच में देखिए जिस तरीके से ग्लेन मैक्सवेल की एक लेग साइड डिलीवरी पे वो कैच थमा बैठे थे। तो इस तरीके के वो डिसीजंस थोड़े से, क्या होता है जब आउट ऑफ फॉर्म होता है ना प्लेयर, तो ज़्यादा स्क्रूटनी में होता है, और मेरे ख्याल से मार्जिन ऑफ एरर कम हो जाता है लोगों की नज़रों में जब आपका प्राइस टैग बहुत ज़्यादा होता है। एज सिंपल एज दैट। यहीं पे ही अभी देखे, जैसे श्रेयस अय्यर ने 2 मैच में 2 अच्छी पारियां खेल दी हैं, तो सीधा कंपैरिजन उनका उससे हो रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी 25 लाख ही सस्ते हैं, मतलब 26.75 में श्रेयस अय्यर को खरीदा है पंजाब किंग्स ने, और 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लिया है एलएसजी ने। तो लगभग सिमिलर सा ही है प्राइस टैग, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर वो लीडर हैं, वो भी कैप्टन है अपनी टीम के, मेन खिलाड़ी हैं, नंबर 3 नंबर 4 पर आ रहे हैं, सेम ऋषभ पंत नंबर 3 नंबर 4 पर बैटिंग करने वाले खिलाड़ी हैं, कप्तान है अपनी टीम के, और जिस दिन निकलस पूरन नहीं चल रहे हैं या जल्दी आउट हो रहे हैं तो सारा दारोमदार उन पर आ रहा है। तो प्रेशर काफ़ी है, और एक श्रेयस अय्यर है जो अलग तरीके से उसको टैकल कर रहे हैं, नेचुरल लीडर हैं मेरे ख्याल से। श्रेयस अय्यर एक बेहतर बेहतर कप्तान भी हैं, एक्सपीरियंस भी उनको केकेआर के साथ ऑलरेडी टाइटल जीत चुके हैं, और मे बी शायद ओनरशिप का इतना प्रेशर नहीं होगा जितना अभी हम एलएसजी में देख रहे हैं। तो ये शायद कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। प्लस पंत ना काफी टाइम से फॉर्म में भी नहीं दिखे। हाँ, टेस्ट में इधर उधर एक आधी आपको अच्छी पारी उनसे देखने को मिली है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाइड बॉल में पंत से बहुत समय से हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। मतलब T20 वर्ल्ड कप में भी पंत ने बहुत, मतलब एक पाकिस्तान के मैच को छोड़ के मुझे याद नहीं कि बहुत कोई बढ़िया पारी खेली हो। तो आई होप कि एक अच्छा नॉक आ जाए जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले उनको, और थोड़े से वो रन्स बनाने लगे, और इंडिया की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। तो मैं बस यही दुआ करता हूँ कि ज़्यादा प्रेशर के अंडर क्रम्बल ना हो जाए, वरना एक बार प्लेयर का कॉन्फिडेंस गिरता है ना, तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन यही एलीट प्लेयर्स की खासियत होती है दोस्तों, व्हेन दे आर डाउन वो तरीके ढूंढ लेते हैं कि यहाँ से वापसी कैसे करनी है, एंड हेंस दे फाइंड देयर वे। और फिर यही डिफरेंस होता है जो गुड प्लेयर्स को ग्रेट प्लेयर से सेपरेट करता है। रफ पैच में कैसे अपनी राह ढूंढ के उससे बाहर निकल के काउंटर अटैक करना। वेंकटेश अय्यर ने कल करके दिखाया, 30 गेंदों में 60 रन बनाए थे उन्होंने। तो जब वेंकटेश अय्यर भी कर सकते हैं, रिंकू सिंह पे भी सवाल उठ रहे थे, तो ऋषभ पंत भी कर सकते हैं, उनमें भी टैलेंट है, उनमें भी पोटेंशियल है। आई जस्ट होप कि उनका एक अच्छा नॉक आए और हमें एक अच्छी बारी देखने को मिले उनसे। अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई इंडियंस की शुरुआत हुई तो एक अच्छी फील्ड प्लेसिंग और अच्छा प्लान, शार्दुल ठाकुर और आकाशदीप ने एकदम फील्ड के हिसाब से बॉलिंग की, विल जैक्स और रायन निकल्टन को आइडेंटिकल तरीके से आउट करवाया स्क्वायर लेग में, रवि बिश्नोई ने अच्छे कैच पकड़े। मेरे लिए मैच के हीरो रहे दिग्वेश राठी। दिग्वेश राठी ने आज बेहतरीन बॉलिंग की है, मेरे हिसाब से तो मैन ऑफ द मैच दिग्वेश राठी को देना चाहिए। अनफेयर टू हार्दिक पांड्या, 5 विकेट लिए, 28 रन भी बनाए 16 गेंदों में, बट इससे ज़्यादा कोई प्लेयर अपनी टीम के लिए नहीं कर सकता, और अनफॉर्चुनेटली वो जिता भी नहीं पाए अपनी टीम को। यहाँ पर मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच जो पलटा जिस बंदे ने गेम, वो थे दिग्वेश राठी। 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए और उन्होंने बहुत बड़ा विकेट लिया नमन धीर का। नमन धीर ने जिस तरीके से शुरुआत की, 3 छक्के मारे आते ही, उसके बाद 24 गेंदों में 46 रन बनाए, और अगर वो 3-4 ओवर टिक जाते तो शायद मैच की दशा पलट जाती, क्योंकि आगे एक और फैक्टर है जिसके कारण मुंबई इंडियंस बहुत ज्यादा हर्ट हुई, उसकी भी बात करूंगा। तो नमन धीर का पहले तो उन्होंने विकेट लिया जहां पे वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने 4 ओवर में बिल्कुल रन नहीं दिया। आज की तारीख में अगर 6 से कम की कोई इकोनॉमी दे रहा है गेंदबाज तो गोल्ड डस्ट है दोस्तों। 4 ओवर में 21 रन, 1 विकेट, शानदार। मतलब रवि बिश्नोई से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक एक्सपीरियंस स्पिनर है, काफी समय भी हो गया उनको, इंडिया के लिए भी काफी खेल चुके हैं, कि वो इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन दिग्वेश राठी एक अलग एलिमेंट लेके आ रहे हैं। रवि बिश्नोई 4 ओवर में 40 रन दिए उन्होंने, अगेन आज थोड़े से महंगे साबित हुए। आकाशदीप को भी मार पड़ी, आवेश खान को 4 ओवर में 40 रन पड़े, शार्दुल को 4 ओवर में 40 रन पड़े। तो एकमात्र बंदा जिसने मैच पलटा है वो है दिग्वेश राठी। अब यही यहाँ पे प्रॉब्लम है एलएसजी की, कि छठा बॉलर कहाँ है। अभी मान लीजिए कोई ऐसा मैच हो गया जहां पे इनके एक बॉलर को 2 ओवर में ही
35 रन पड़ गए या 40 रन पड़ गए, तो वो छठा ऑप्शन कहाँ पर है? प्रिंस यादव को रैंडमली निकाल दिया टीम से, मुझे तो समझ ही नहीं आया। जैसे विघ्नेश पुतुर को 3 विकेट लेने के बाद मुंबई इंडियंस ने हटा दिया था, आज उन्होंने ठीक ठाक बॉलिंग की, पिछले मैच में भी ठीक खेले थे, तो वो रैंडमली एक मैच में उनको निकाल दिया था बीच में, तो आज प्रिंस यादव को क्यों हटा दिया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। खैर आवेश खान, आकाशदीप एक्सपीरियंस्ड है, उनसे इंडिया खेले हुए हैं, शायद ये भी एक पॉइंट हो सकता है, बट मे बी फ्यूचर में वी कैन सी एन इम्पैक्ट सब। प्रिंस यादव को तो मेरे ख्याल से और चांसेस मिलने चाहिए, काफी उन्होंने इंप्रेस किया था। अगर इंजरी है तो बात अलग है, बट एक छठा बॉलर लाने की जरूरत है एलएसजी को, चाहे वो इम्पैक्ट सब के रूप में इस्तेमाल करें या कॉम्बिनेशन इस तरीके से खिलाए जहाँ पे उनके पास एक छठा ऑप्शन हो, आगे जाके उनको इस छठे बॉलर की कमी खल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग की, 43 गेंदों पे 67 रन बनाया। नमन धीर की मैंने बात की, मैच मेरे ख्याल से जो गया है फेवर में वो एलएसजी के, वो है तिलक वर्मा की पारी। 23 बॉल पे 25 रन आप नहीं बना सकते इन टुडेज के। अनफॉर्चुनेट फॉर तिलक वर्मा, बेहतरीन बल्लेबाज हैं, भारत के लिए भी बहुत अच्छे और बड़े बड़े रन बनाए हैं, साउथ अफ्रीका में तो शतक भी लगाया था, तो केपेबिलिटी है तिलक वर्मा में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज उनसे बॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। और देखा हमने एट टाइम्स बल्लेबाज अटक जाते हैं क्रीज पे, उनसे चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा हार्श क्रिटिसिज्म उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत मैचेस जिताए भी हैं तिलक वर्मा ने अपनी बैटिंग से। हेंस दिग्वेश राठी और बाकी गेंदबाजों की मैं तारीफ करूंगा जिन्होंने बांध के रखा तिलक वर्मा को और उनको मौका नहीं दिया अपने आर्म्स फ्री करके मारने का, क्योंकि तिलक वर्मा एक ऐसे प्लेयर है जो स्वीप काफ़ी अच्छा करते हैं और स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भी ठीक ठाक खेलते हैं, तो आज उनके आ नहीं थी, रेंज में नहीं आ रही थी गेंद उनके। हार्दिक पांड्या आए, 16 गेंदों में 28 रन बनाए। तिलक वर्मा इस कदर अटक गए थे कि उनको रिटायर्ड आउट करना पड़ा, रिटायर्ड हर्ट नहीं, रिटायर्ड आउट, तो उनकी जगह सेंटनर आए, बट सेंटनर भी 2 ही बॉल खेले तो कुछ कर नहीं पाए। तो मेरे ख्याल से अब जब मैच उतना हो ही गया था तो शायद तिलक वर्मा को दे देते चांस, और क्या पता वो मार ही देते लास्ट ओवर, आई डोंट नो, मतलब खैर कोई गारंटी भी नहीं है। और सैंटनर को फिर वहाँ पे नहीं मौका देते तो सब बोलते नहीं दिया, तो ठीक है, मतलब वो वहाँ पे कुछ लिया डिसीजन टीम ने तो सोच के लिया होगा। 23 गेंदों में 25 रन, ये मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। सूर्य कुमार यादव की आप गेंद देखेंगे तो फिर से एक वाइड लेंथ पे बॉल डाली आवेश खान ने, स्लो बॉल डाली, स्लोअर बॉल डिड द ट्रिक टुडे। और अच्छी शुरुआत की थी मुंबई इंडियंस ने भी अपने पावर प्ले में, 65-64 रन बना दिए थे और लगभग वो गेम के साथ चल रहे थे। लेकिन जिस तरीके से दिग्वेश राठी ने गेंदबाजी की लास्ट में, शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छे ओवर डाले, आवेश खान का भी लास्ट ओवर अच्छा था जहाँ पे उन्होंने 22 रन डिफेंड किए। शार्दुल ठाकुर के लास्ट ओवर में आपको याद हो तो 6 रन ही आए, 6-7 रन ही आए, जहाँ पे वो फुल टॉस डाल रहे थे और कनेक्ट नहीं हो रही थी, वाइड फुल टॉसेस थी, पेस अपना वेरी कर रहे थे, तो वो आज वर्क कर गया। लेकिन अगेन रिस्की अप्रोच है एलएसजी के लिए, क्योंकि अगर कोई भी सिचुएशन हो मैच की, यही 5 बॉलर हैं जो ऋषभ पंत को इस्तेमाल करने हैं, तो क्या अप्रोच रहती है एलएसजी की वो आगे देखना होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने एक काम अच्छा किया, एक स्टिकी विकेट पे अपने आप को अच्छा चांस दिया जहां पे उनके गेंदबाज रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी ने रिस्पॉन्ड किया, रन्स कम दिए, जिसका मतलब यह है कि वो 12 रन से मैच जीत गए अल्टीमेटली। तो अच्छी उनकी आज जो प्रिपरेशन थी वो काम कर गई। और 200 रन जब आप बनाते हैं काना में, एक तो ग्राउंड बहुत बड़ा है, प्लस टाइम करना मुश्किल है अगर धीरे बॉलें आ रही हैं तो अच्छा मेरे ख्याल से एक प्रिपरेड, तो अच्छी एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी आज लखनऊ सुपर जायंट्स की, ये मेरा असेसमेंट है। तो आपकी क्या राय है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। रिस्पेक्ट के एलिमेंट में रह के दोस्तों प्लीज क्रिटिसिज्म दीजिएगा, मैं पसंद नहीं करता हूं जब हमारे प्लेयर्स को बहुत अनफेयरली ट्रोल किया जाता है या उनको गालियां दी जाती है। आपके लाइक्स डिसलाइक्स हो सकते हैं, आपको कोई प्लेयर बिल्कुल ना पसंद हो सकता है, बट मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप उनके बारे में कुछ कह भी रहे हैं तो एक रिस्पेक्ट के दायरे में रह के आप प्लीज उस चीज को कहिए। आपका क्रिटिसिज्म वैलिड हो सकता है, आपकी ओपिनियन वैलिड हो सकती है, हर ओपिनियन मायने रखती है मेरे लिए, लेकिन उसको रिस्पेक्टफुली आप पुट फॉरवर्ड करें। ऋषभ पंत को आपको क्रिटिसाइज करना कीजिए, बट स्लैंडर वर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, बस मेरा इतना सा पॉइंट है। और आपकी क्या राय, आप अपनी राय बताइए दोस्तों, आपका असेसमेंट क्या है ऑफ द करंट ऋषभ पंत सिचुएशन, एंड एलएसजी के 5 बॉलर्स को आप किस तरीके से देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट। और आज 2 बढ़िया मैचेस हैं, आज है चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, तो 2 मैचेस हैं आज, दोनों को कवर करेंगे, मजा आएगा आज। एक बड़ी खबर है कि शायद ऋतुराज गायकवाड़ अवेलेबल नहीं होंगे, तो एमएस धोनी कप्तानी करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स की, तो वो भी देखेंगे कि किस तरीके से होता है और ऋतुराज गायकवाड़ की जगह किसे खिलाया जाता है, कौन वे क्या आएंगे टीम में, और एक ओवरसीज प्लेयर फिर कौन होगा जो मिस आउट करेगा। तो काफी सारे सवाल खड़े हो गए जो आके चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो देखते हैं क्या होता है। तो जो भी आपकी राय हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ शाम को आपसे
ऋषभ पंत की सिचुएशन पे आप अपने थॉट ज़रूर दीजिएगा एंड प्लीज़ लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। चलिए मिलता हूँ, ध्यान रखिए अपना, जब तक टेक केयर एंड पीस।